नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक स्तर पेपर 2 के दिनांक 21 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये दूसरे शिफ्ट के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई प्राइमरी स्तर यानी पेपर 1 जो कि 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होती है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित कर रहा होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ये पहले से प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं कि पहले बच्चा शैशवावस्था में आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था में जाएगा और अंत में किशोरावस्था में जाएगा। यानी कि विकास की जो दिशा है और जो क्रम है वो निश्चित है कि इसी दिशा में बच्चा आगे बढ़ेगा, इसी क्रम में बच्चा विकास करेगा। ठीक है। बावजूद इसके प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अपनी गति से विकास कर रहा होता है। तो इसे हम लोग कौन सा सिद्धांत कहेंगे? तो इसे हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि अगर बच्चे की आनुवंशिकता सेम है, मतलब कि एक ही माता पिता के अगर दो बच्चे हैं तो उनका आनुवंशिकता तो समान हो गया, अगर जुड़वा है तो भी आनुवंशिकता समान हो गया। बावजूद इसके अगर उनको अलग अलग वातावरण में यानी अलग अलग परिवेश मिला तो उनका जो एक तरीके से विकास वह पूरी तरीके से अलग होगा। यानी कि जो बच्चे का विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इन्वायरमेंट और साथ साथ हेरिडिटी दोनों पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास को। और चूंकि ये प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से विकास कर रहा होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। तो ये किसका सिद्धांत है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, जिसे अंग्रेजी में इंडिविजुअलिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इंडिविजुअलिटी कहते हैं। और इसी को हिंदी में अगर बोला जाए तो इसका नाम है पृथकता। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, पृथकता या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा उसका रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही कथन का सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता यानी कि विविधता होती है। यानी कि कई सारे बच्चे हैं तो उनके बचपन के बारे में समान रूप से दावा नहीं किया जा सकता कि सभी एक समान रूप से बढ़ेंगे, सभी एक समान रूप से व्यवहार करेंगे। ये समान रूप से दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, देखिए विविधता की बात की गई है, बहुलता और विविधता है। और इसका जो तर्क दिया गया है, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। देखिए हम लोग उसके बारे में दावा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से यूनिक होगा। और यूनिक क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक बच्चे का जो लालन पालन है वो अलग अलग सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि में हो रहा होगा। यानी कि प्रत्येक बच्चे का वातावरण अलग है, उसका जो परिवेश है वो अलग है। इसकी वजह से प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से यूनिक होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, तो यानी कि ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया का सही तरीके से व्याख्या करता है? समाजीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चे का जो विकास होता है वो पूरी तरीके से उसके आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी उसके परिवेश के गुणनफल के अंतःक्रिया के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि पर्यावरण पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा। और पर्यावरण क्या है? जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो पहली बार वो माता पिता के संपर्क में आता है। यानी कि समाजीकरण का जो पहला कदम है वो माता पिता से सीखता है और वहीं से उसको वातावरण के संपर्क में आता है और जिस प्रकार से लालन पालन होगा उसका उसी प्रकार से विकास होता है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया का व्याख्या वाला विकल्प ढूंढेंगे। चलिए पहला विकल्प दिया गया है, बच्चे के संभाव्य यानी कि पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, अंतर्निहित शक्तियां आनुवांशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। यहां पर केवल आनुवांशिकता की बात की गई है, वातावरण की बात नहीं की गई है। विकल्प संकुचित है क्योंकि जो बच्चों का विकास है वो आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण पर भी निर्भर करता है और यह विकल्प केवल आनुवांशिकता की बात कर रहा था, हमारा विकल्प नहीं होगा क्योंकि संकुचित है। दूसरा देखिए, बच्चे को सामाजिक परिवेश
के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। एकमात्र, केवल, पूरी तरीके से, यही, ही, ये सभी जितने भी वर्ड्स होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, क्योंकि ये केवल एक पक्ष की बात करता है। देखिए यहां पर केवल सामाजिक परिवेश की बात की जा रही है, सामाजिक परिवेश यानी वातावरण की बात की जा रही है, और वातावरण को ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है। यहां पर आनुवांशिकता की बात ही नहीं हो रही है, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित होता है और उसमें ना तो आनुवांशिकता की कोई भूमिका होती है और ना ही परिवेश की कोई भूमिका होती है। तो केवल, एकमात्र, सिर्फ, यही, जहां पर भी वर्ड होते हैं वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, और वैसे भी ये विकल्प वैसे भी निगेटिव है क्योंकि ये आनुवांशिकता और परिवेश दोनों को नकार रहा है। बच्चे के विकास में इसका कोई रोल नहीं होता, ये कहा जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4, देखिए क्या कहा जा रहा है। चौथा विकल्प यह कहता है कि बच्चों का जो विकास होता है वो आनुवांशिक और परिवेशीय कारकों, परिवेशीय यानी कि बच्चे का परिवेश क्या हो गया, जो अपने आस पड़ोस में देख रहा है, यानी कि उसका वातावरण, यानी कि आनुवांशिक और वातावरण का जटिल पारस्परिक प्रभाव होता है। यह विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही चरण पहचानिए। तो जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत 4 चरण बताए थे, जिसमें पहला संवेदी गामक या फिर संवेदीय पेशीय, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है। सबसे पहले संवेदी गामक, उसके बाद से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अंतिम में औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की बात की गई है। देखिए पहला विकल्प दिया गया कि पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यानी वो मानते थे कि बच्चे बुद्धिमान होते, तभी तो ये स्टेटमेंट दिया था, और ये विकल्प कह रहा है कि वो बच्चों को बुद्धिमान नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम आंका था, ये उनके द्वारा एक तरीके से आलोचना की जाती है इसी बात के लिए, ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बाकी के विकल्पों पर एक बार बात कर लेते हैं। तीसरा दिया गया है, पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था, तो ये भी विकल्प निगेटिव। पियाजे और ले वाइगोत्स्की दोनों संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि बच्चे सक्रिय भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं। ठीक है, तो ये तो उनके द्वारा बताया गया था, इसलिए इस बात के लिए आलोचना नहीं होती है, यह उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, पियाजे में विकास की प्रक्रिया को सतत माना था, तो यह भी उनके द्वारा बताया गया था, इसलिए इस बात के लिए आलोचना नहीं होगी। एक ही विकल्प बचा, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी जो दूसरा चरण उन्होंने बताया था उसमें बच्चों की क्षमताओं को कम नापा था, और इसी वजह से इसी बात को लेकर के उनका आलोचना प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार या फिर दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने यह बताया था कि बच्चों में नैतिक विकास किस प्रकार से होता है। उसके अंतर्गत उन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी, पहला पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा पारंपरिक अवस्था, तीसरा उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो पूर्व पारंपरिक और तीनों जो चरण बताए थे उसमें 2-2 उप चरण बताए थे, जिसमें पूर्व पारंपरिक का जो पहला उप चरण है इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। प्रश्न में यही हमसे पूछा गया कि दंड वाला किस में आता है, तो ये पूर्व पारंपरिक अवस्था में आता है। इसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि बच्चे में पहले नैतिकता नहीं होती है, लेकिन दंड के वजह से उसमें नैतिकता जन्म ले सकती है। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे आपके घर में 2 छोटे बच्चे होंगे, आप 10 टॉफी लेकर के आइए, जिसमें अभी बच्चे में नैतिकता नहीं है, बहुत छोटे होंगे, मान लीजिए 2 से 3 साल का दोनों बच्चे हैं। ठीक है, तो आप 10 टॉफी लेकर के आएंगे, एक बच्चे को देंगे और बोलेंगे कि आप दूसरे भाई को 5 टॉफी दे दीजिए, तो नहीं देगा। उसे ये लगता है कि सारी टॉफी उसी के लिए है, और वो तब तक टॉफी नहीं देगा जब तक उसे ये ना एहसास हो कि अब मुझे दंड मिल सकता है, मुझे डांट पड़ सकती है या फिर मेरी पिटाई हो सकती है। जैसे उसको ये एहसास होने लगेगा कि अब मेरी पिटाई हो सकती है, वो उसमें से कुछ टॉफी निकाल करके अपने छोटे भाई को दे देता है। यानी कि यहां पर पहले आज्ञा पालन नहीं था, पहले नैतिकता नहीं था, लेकिन दंड की वजह से उसमें नैतिकता आई और उसने आज्ञा पालन किया और कुछ टॉफी निकाल करके अपने छोटे भाई को दिया। यह पूर्व पारंपरिक अवस्था में आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं। तो उनके द्वारा स्कीमा बताया गया था कि यह जन्मजात होता है। स्कीमा क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए।
जिस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन में विभिन्न फाइल्स के लिए अलग अलग फोल्डर बने हैं, जैसे कि MP3 गाने का अलग फोल्डर है, इसके बाद से वीडियो सॉन्ग्स का अलग फोल्डर है, कॉन्टैक्ट्स का अलग फोल्डर है, यानी जितने प्रकार के फाइल उतने प्रकार के फोल्डर, ठीक है। यानी कि एक फाइल का दूसरे फाइल से कोई कंपेरिजन नहीं है, सभी फाइल एक दूसरे से अलग है, तभी सबका अलग अलग फोल्डर है। इसी प्रकार से बच्चे के माइंड में भी, लोगों के माइंड में भी अलग अलग फोल्डर्स बने हैं कि किस प्रकार से वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे को अगर आप दिखाएंगे कि कोई खाने की वस्तु और कोई कपड़ा दिखाएंगे, कोई खाने की वस्तु दिखाएंगे और कोई कपड़ा दिखाएंगे, तो बच्चा दोनों को पहले रिसीव करने से पहले कैटेगराइज करता है कि इसमें खाने की वस्तु अलग है और ये पहनने की वस्तु थी, कपड़ा था, तो ये अलग है। और ये अलग कैसे कर पा रहा है? जैसे कि उसके माइंड में खाने की पहले से इमेज बनी होगी और उस इमेज से वो कंपैरिजन होकर के बता पाता है कि हाँ ये चीज़ खाने वाली है। यानी कि जो चीज़ एक तरीके से जो बच्चे के माइंड में जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखने वाला एक तरीके से जो स्पेस है, जिसे आप फोल्डर कह सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग इन्फॉर्मेशन सेव है, उसी को जीन पियाजे ने स्कीमा बोला था। ठीक है, तो ये जो स्कीमा वर्ड है उनके द्वारा बताया गया था कि ये प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न पूछा गया था, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में। कहा जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। दूसरा दिया गया जो कि बच्चा जानता है और उसकी पहुंच के बाहर है। तीसरा दिया गया जो कि बच्चा जानता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। और चौथा दिया गया जो कि बच्चा जानता है और उसके अभिभावकों के विचार से उसको ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो कि बच्चा जानता है और उसे जानने का सामर्थ्य है। यानी कि देखिए जेडपीडी की बात की जा रही है। जेडपीडी क्या होता है कि बच्चे का मान लीजिए सामर्थ्य यहाँ तक था, जेडपीडी की बात कीजिए, बच्चे का सामर्थ्य यहाँ तक था, बच्चा अपने प्रयास से यहाँ तक पहुँच सकता था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें बच्चे को अगर हम लोग बाहर से सपोर्ट करें तो वो वहां तक पहुंच सकता है। यानी बच्चा अपने प्रयास से जहां तक पहुंचा और थोड़ा सा हेल्प देने के बाद वो जहां तक पहुंच सकता था, इसके बीच के क्षेत्र को ही जेडपीडी कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि जो कि बच्चा जानता है, यानी कि यहां तक तो बच्चा जानता है और जो उसमें जानने का सामर्थ्य है उसमें यहां तक का सामर्थ्य है, बस थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? ध्यान से समझिएगा। कक्षा में एक बच्चा है जो अपने सहपाठियों से ठीक उसी प्रकार से व्यवहार करता है जैसा कि उसके घर वाले उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये क्या है? तो जिस प्रकार से वो चीज़ें अवलोकित कर रहा था अपने घर में, अपने प्रति जो व्यवहार होते हुए देख रहा था, जो अवलोकन कर रहा था, उसी प्रकार से वो व्यवहार भी कर रहा है। यानी कि अवलोकन अधिगम का ये बिल्कुल उदाहरण होगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। पूछा गया था एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? ध्यान से समझिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए। तो पहला विकल्प दिया गया है कि बहुत से संसाधनों का प्रयोग। जाहिर सी बात है बाल केंद्रित शिक्षा में बालक केंद्र में होता है और आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम विकार से जूझ रहे बालक हो सकते हैं, बहुत प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं, कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक हो सकते हैं, जैसे कि कोई दृष्टि बाधित, कोई श्रवण बाधित, कोई एक तरीके से विकलांग हो सकते हैं, कोई मुख बाधित हो सकते हैं। यानी कि सभी के लिए इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए ये आवश्यक है कि सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए। मतलब कि जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, जो देख नहीं सकता उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, जो बोल नहीं सकता उसके लिए साइन लैंग्वेज की आवश्यकता है। यानी कि बहुत से संसाधनों का प्रयोग करना यह निश्चित तौर पर बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है। दूसरा देखिए लचीलता समूहीकरण, यानी कि जो ग्रुप बनाया जा रहा है वो बिल्कुल रिजिड ना हो कि एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए बालक बिल्कुल एक ग्रुप में रहेंगे और दूसरे अलग ग्रुप में रहेंगे। ग्रुप जो होगा वो हमेशा लचीला रहेगा कि जरूरत के हिसाब से हम उसमें परिवर्तन कर पाएं। तो ये भी बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण होगा। तीसरा देखिए पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, केवल एकमात्र, एक ही, यही, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, आपका कभी भी उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी, ये भी विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बाल केंद्रित शिक्षा में
तभी बोली जाएगी जब बालक सक्रिय होगा, यानी कि पर्टिकुलर जो भी बच्चे हैं कक्षा में सभी सक्रिय होंगे और भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना कर रहे होंगे। तो चौथा भी सही हो गया। पांचवा देखिए, एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। देखिए योगात्मक आकलन क्या होता है, जो कि सत्र के अंत में होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, जो कि जो सत्र के बीच में संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, उसकी बात करता है। यानी कि एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से या फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से बार बार बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, या फिर कोई भी गतिविधि बच्चा कक्षा में कर रहा है तो उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि बच्चे को कहां पर समस्या है या फिर बच्चे को कोई सीखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो योगात्मक मूल्यांकन को निगेटिव सेंस में माना जाता है एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि 1, 2 और 4 वाला विकल्प सही है। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक एकिक संरचना है। तो उन्होंने बुद्धि के कई प्रकार बताए थे, तो एक संरचना तो नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करता है। तो ये भी उनके द्वारा इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि बुद्धि को 3 प्राथमिक मानस क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो उनके द्वारा यह भी नहीं बताया गया था। उन्होंने बुद्धि को कई प्रकारों में बांटा था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। यानी कि जैसे कि उन्होंने बताया था अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, उसके बाद से प्राकृतिक बुद्धि बताया था, संगीतीय बुद्धि बताया था। तो सब में एक अद्वितीय जैविक आधार यानी सब में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी बात की जा रही है और यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। दिया गया है किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी बच्चे सीख रहे हैं या नहीं इसका मूल्यांकन करना है तो क्या करना चाहिए, यह हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना। मैं बार बार कर रहा हूं कि कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन बच्चे का खुद से होना चाहिए कि कल उसने कहां तक सीखा था और आज कहां बच्चे का प्रोग्रेस कितना हुआ। अगर किसी एक बच्चे का किसी दूसरे बच्चे से कंपटीशन कराया जाएगा तो ये हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। कैसे, देखिए आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार के अधिगम विकार से जूझ रहे बालक हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक हो सकते हैं, कोई बहुत प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, कोई बहुत कमजोर बालक हो सकता है। तो जब एक दूसरे के अंकों की आप तुलना करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रतिभाशाली बालक अच्छा नंबर पाया होगा और जो कमजोर बालक है वो कम नंबर पाया होगा। तो एक तो बच्चा वैसे ही नहीं सीख पा रहा है और जब आप उसके अंकों की तुलना करेंगे तो वो उसे ये लगेगा कि मेरी कक्षा में बेइज्जती की जा रही है। तो उस हिसाब से उसका जो रुचि है, इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति, वो धीरे धीरे और कम होने लगेगा और एक तरीके से वो उसका अधिगम में मन लगेगा ही नहीं, जो कि विकल्प निगेटिव कर देता है। इस वजह से एक दूसरे व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कभी भी अंकों के आधार पर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ ना के प्रश्न दोनों चाहिए। ठीक है, केवल हाँ ना के प्रश्न दोनों चाहिए। देखिए केवल एकमात्र एक ही, जहां पर भी आपको दिख गया आगे विचार ही नहीं करना, ये विकल्प हमेशा निगेटिव होते हैं। चौथा देखिए, बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखना चाहिए। स्मरण शक्ति, रटना, याद करना, ये सभी निगेटिव होते हैं। ठीक है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होंगे, इस वजह से ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, क्योंकि देखिए बच्चे कितना रट पा रहे हैं इसका मूल्यांकन नहीं करना है, बच्चे कितना सीखे हैं इसका मूल्यांकन करना है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रत्येक पाकचे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना। यानी कि देखिए जो भी गतिविधि बच्चा कर रहा है, एक ही बच्चे की बात हो रही है, उनके पाकचे मतलब कि जो काम वो कर रहे हैं, गतिविधि के दौरान काम कर रहे हैं, उनका विश्लेषण करना और उनके अवबोध यानी कि उनकी समझ में अंतर क्या हुआ है ये पता करना। कि जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कल बच्चे का बौद्धिक स्तर क्या था किसी समस्या को लेकर के, और आज क्या बौद्धिक स्तर है उस समस्या को लेकर के, बच्चा कितना पॉजिटिव थिंकिंग कर पा रहा है, कितना कुछ सीख पा रहा है, ये सीखने का मूल्यांकन होता है। यानी बच्चे का खुद से मूल्यांकन होना चाहिए, यही विकल्प नंबर 2 कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। ठीक है, तो देखिए यहां से पहले विकल्प से हम लोग शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि योगात्मक आकलन, इसके पहले वाली भी प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि योगात्मक आकलन को
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक तरीके से निगेटिव मानता है, क्योंकि ये केवल सत्र के अंत में परीक्षा की बात करता है, केवल सत्र के अंत में मूल्यांकन की बात करता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीईआरटी 2005 दोनों सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, यानी कि कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि कराई जा रही है, कक्षा में जो कुछ भी बच्चे कर रहे हैं, उसी दौरान बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, तो योगात्मक मूल्यांकन एक तरीके से सत्र के अंत की मूल्यांकन की बात करता है, इस वजह से निगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यंत्रवत याद करने के लिए कौशल का आकलन, याद करना, रटना, जहां पर भी आपको दिख जाए, अब विकल्प पर विचार ही नहीं करना है। अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ये उत्तर हमारा कभी भी हो नहीं सकता। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलने की बात होती है, और यह विकल्प बच्चों को बांटने की बात कर रहा है, इस वजह से यह विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, स्व आकलन और सह समूह आकलन का समावेश, यानी कि बच्चे खुद से अपना आकलन कर पाए, और सह समूह यानी कि जो बच्चे के कलीग्स हैं, यानी जो उनके सहपाठी हैं, उनके माध्यम से आकलन बच्चे का कराया जाए। तो यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव होगा और यही इसका सटीक जवाब है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि वह विद्यार्थी जो हाशिए पर समुदाय से आते हैं को घर पर ट्यूशन रखने को कहना चाहिए, यानी कि एक तरीके से ऐसे विद्यार्थियों की बात की जा रही है जो कि सामुदायिक तौर पर हाशिए यानी पिछड़े समाज से आए हुए हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आप घर पर ट्यूशन लीजिए। तो फिर एज ए टीचर आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभाई। आपकी जिम्मेदारी ये थी कि बच्चा किसी भी प्रकार से सामाजिक तौर पर अगर पिछड़ गया है, अगर उसका उस प्रकार से मानसिक विकास या फिर उस प्रकार से अधिगम नहीं हो पा रहा है, तो एज ए टीचर आपका ये मेन रोल था कि आप उसको एक साथ लेकर के समावेशी कक्षा के अंतर्गत सबको एक समान देखते हुए आगे बढ़ाइए। लेकिन आप तो उसमें अंतर कर रहे हैं, घर पर ट्यूशन लेने की बात करें, फिर एज ए टीचर आपका रोल क्या था। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें। देखिए यहां पर दो निगेटिव वर्ड हैं, पहला तो केवल और दूसरा मानक भाषा। देखिए केवल एकमात्र एक ही, जहां पर भी आपको दिखे उस विकल्प पर बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के काट दीजिए। अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो वो कभी आपका उत्तर होगा ही नहीं, क्योंकि ये विकल्प के केवल एक ही पक्ष की बात करता है। ठीक है, इस वजह से उत्तर नहीं होता है। और मानक भाषा भी निगेटिव सेंस में, क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में बोलने का अवसर दिया जाए, ना कि मानक भाषा में। मानक भाषा क्या कि एक कोई लैंग्वेज डिसाइड कर दिया गया कि सभी बच्चे इस लैंग्वेज में बात करेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं जान रहा है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, और जब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो इंटरेक्टिव कक्षा नहीं होगी, यानी कि सक्रिय भागीदारी बच्चे की नहीं हो रही है, यानी कि बाल केंद्रित कक्षा का ये उदाहरण नहीं होगा। इसलिए मानक भाषा निगेटिव होता है। बच्चा जो भी लैंग्वेज जान रहा है, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, चाहे वो भोजपुरी ही क्यों ना हो, बच्चे का एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है, यहां पर भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाषा एक माध्यम मात्र है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो मानक भाषा हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करे तो उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए, जो कि विकल्प निगेटिव है। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 बच्चों के मातृभाषा पर ही जोर देने की बात करता है, और यह विकल्प उसका उल्टा कह रहा था, इस वजह से निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना जिससे विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने में प्रोत्साहित किया जा सके। अब देखिए, प्रत्येक बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी रहा हो, किसी भी सामुदायिक हाशिए से बच्चा क्यों ना रहा हो, कितना भी पिछड़ा क्यों ना हो, सबको सम्मान की नज़र से देखना और सबको बराबर हक देना अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी भाषा में, चाहे बच्चे की भाषा भोजपुरी ही क्यों ना हो। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चा जब अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा होता है तब वो सहज महसूस करता है उस वातावरण में, और चीज़ों को सीखने के लिए वो तत्पर होता है, क्योंकि वह जैसे जैसे जितना वो कंफर्टेबल होगा इन्वायरमेंट में, उतना ही उसका रुचि पैदा होगा, और जितना रुचि पैदा होगा उतना ही वो एक तरीके से इंटरनली मोटिवेटेड होगा चीज़ों को सीखने के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा दे सकती है। ठीक है, यह पूछा जा रहा है कि एक शिक्षिका जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा दे सकती है, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है, उस सेंस में पूछा गया है। पहला दिया गया, लड़कियों की स्त्रीवादी और लड़कों के पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करके। जब आप लड़के और लड़की हैं, यानी कि उनके लिंग के आधार पर पहले ही एक तरीके से अलग अलग काम की बात कर रहे हैं कि लड़की है तो यही काम करेगी, लड़का है तो वो बाहर का काम करेगा, आजीविका जुटाने का साधन काम करेगा, तो ये पहले से ही आप भेदभाव कर रहे हैं। तो आप इस रूढ़िवादिता को कम कहाँ कर रहे हैं, ये तो आप और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ना, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से दूसरा विकल्प दिया गया था, लड़कों और लड़कियों में अलग
अधिगम कार्य देकर के जिसके लिए वह आनुवांशिक रूप से तैयार है। आनुवांशिक रूप से तैयार होने की बात कर रहा है, यानी कि टीचर खुद ये मान रहा है कि लड़के और लड़कियां में कुछ अंतर है, और जब इस हिसाब से उनको अलग अलग अधिगम कार्य दिया जाएगा, अलग अलग सीखने के मौके दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इससे बच्चे में एक तरीके से अंतर वाली भावना उत्पन्न होगी कि मैं लड़का हूं तो और वो लड़की है, तो हम दोनों के बीच किस प्रकार से अंतर किया जा रहा है। इस वजह से ये भी एक तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा, ना कि उसको कम करेगा, तो ये भी निगेटिव हो गया। तीसरा विकल्प देखिए, जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रख करके कि लड़कियां भाषा में अच्छा करेंगी और लड़के, यहां पर भाषा नहीं बल्कि गणित दिया गया है, ठीक है, गणित में अच्छा करेंगे, तो पहले से ही यहां पर भेदभाव किया जा रहा है। इस वजह से यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता को और बढ़ाएगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, यानी कि पहले से ये हमारे अंदर जेंडर रूढ़िवादिता के प्रति है कि लड़कियां घर का काम करेंगी और लड़के बाहर का काम करेंगे, तो गैर रूढ़िवादिता भूमिका की बात की जा रही है, यानी कि अब कुछ इस प्रकार से भूमिका तय की जाए कि लड़के घर का काम करेंगे, झाड़ू चूल्हा चौका ये सब काम करेंगे, और लड़कियां बाहर का काम करेंगी। इस प्रकार की कुछ भूमिकाओं वाले विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करके जो जेंडर रूढ़िवादिता उसको लचीलापन अपनाया जा सकता है, यानी कि आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे जो लड़कियां हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से अच्छा काम कर रही हैं, जैसे कि आप बछेंद्री पाल का उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो डॉक्टर्स हैं, फेमस महिला डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि आज महिला और पुरुष में केवल उनके लिंग के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये महिला है तो यही काम करेंगे और पुरुष है तो यही काम करेंगे, यानी कि जब इस प्रकार के आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तब बच्चों के मन में जेंडर रूढ़िवादिता के प्रति थोड़ा सा लचीलापन आएगा, यानी बच्चे उसके विरोध में सोच पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें फिक्स नहीं होनी चाहिए कि लड़कियां हैं तो ये घर का ही काम करेंगे और लड़के हैं तो ये बाहर का ही काम करेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा परिवार है, एक ऐसी पीढ़ी चली आ रही है जो कि आज तक उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने विद्यालय का स्कूल चेहरा देखा ही नहीं था, तो पहली बार उस पीढ़ी से निकल करके कोई बालक विद्यालय में आया हुआ है, तो उसकी शिक्षा के लिए एज ए टीचर आप क्या करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यार्थी शिक्षण के लायक नहीं है। आप पहले से ही बच्चे को कम आंक रहे हैं, यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह बताया गया कि बच्चे को अगर सही वातावरण दिया गया और सही माहौल दिया गया तो बच्चे सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और ये पहले से बच्चे के बारे में रूढ़िवाद विचार बनाना ये निगेटिव सेंस में कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि ये दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव ना डाले। देखिए आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, चाहे बालक किसी भी अधिगम अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, किसी भी अधिगम विकार से क्यों ना जूझ रहा हो, किसी भी शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात की जाती है, और ये विकल्प उसको अलग करने की बात कर रहा है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, इनमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए, यहां पर डर होना चाहिए, डर पैदा करना चाहिए ताकि यह दबाव व तनाव में काम करे, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है ना, क्योंकि आप क्यों बच्चे में डर पैदा करो। एक तो वैसे ही वो विद्यालय पहली बार आया है तो खुद सहमा होगा, और आप उसमें और डर पैदा कर रहे हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा और संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। अब इनकी संस्कृति का सम्मान कैसे किया जाएगा, जब इनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या फिर इनसे जुड़े हुए मामलों को कक्षा में चर्चा किया जाएगा, तब बच्चे को एहसास होगा कि हाँ ये तो बिल्कुल मेरे ही परिवार और मेरे ही माहौल जैसा यहाँ पर भी माहौल है स्कूल में, यानी कि जब वो उस माहौल में ढलेगा, जब कंफर्टेबल फील करेगा, तब वो चीज़ों को धीरे धीरे समझेगा और वहाँ के लिए उस विद्यालय के लिए अनुकूलन कर पाएगा, और तब जाकर के आप स्कूल की भाषा और संस्कृति से परिचित करवाएंगे एज ए टीचर, तब वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएगा उस विद्यालय में और चीज़ों को सीख पाएगा और आगे आगे सभी बच्चों के साथ एक साथ मिलकर के चल पाएगा। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा तर्क दिया गया, दोनों को पढ़ करके कौन सा सही विकल्प है ये हमें चुनना है। पहला दिया गया है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अधिगमात्मक अनुभव को बढ़ाती है। जाहिर सी बात है, देखिए एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हुआ बालक अगर दूसरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आ रहे बालक से संपर्क में आता है, इंटरेक्शन करता है, तो जाहिर सी बात है वो लोग आपस के संस्कृतियों के बारे में जान रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें एक तरीके से अनुभव को बढ़ा रहा है, उनके अधिगम को बढ़ा रहा है। ठीक है, इसके बाद से देख लीजिए, अगर बात की जाए कि आर्थिक रूप से
एक आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ बालक दूसरे आर्थिक रूप से संबंधित बालक के संपर्क में आता है, तो जैसे वो बताएगा कि मेरे पापा ये करते हैं, हमारे यहाँ इस चीज़ का बिजनेसेस होता है, ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें भले ही आर्थिक तौर पर पैसे के तौर पर है, बावजूद इसके दूसरा बच्चा समझ सकता है कि हाँ इस प्रकार से भी चीज़ें होती हैं, क्या इस चीज़ का भी बिजनेस किया जा सकता है। यानी कि कोई ना कोई चीज़, चाहे सांस्कृतिक की बात की जाए, समाज की बात की जाए और आर्थिक की बात की जाए, प्रत्येक बच्चे को नया चीज़ सीखने में ये मदद करती है। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, पॉजिटिव होगा। दूसरा देखिए, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित रूप से बाधित हैं या जिन्हें विकार है। तो यहाँ पर देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ही, सदा, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो हमेशा निगेटिव सेंस में होते हैं। ये आपको विचार करना ही नहीं है। और वैसे भी कह रहा था कि समावेशन केवल दृष्टिबाधित बालकों के लिए होता है, तो ये विकल्प निगेटिव है। ये सभी के लिए होता है, चाहे बच्चा श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, मुख बाधित है या फिर बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत कमजोर है, सबके लिए हेल्पफुल होता है। इस वजह से ये विकल्प कहना कि केवल दृष्टिबाधित के लिए निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए स्टेटमेंट गलत सही है और आर वाला गलत है। ए सही है, आर गलत है। देखिए किस विकल्प में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करना चाहिए। मतलब कि एक कक्षा में एक दृष्टिबाधित बालक है तो उसका उचित समावेशन के लिए क्या करना चाहिए, एज ए टीचर आपको हमसे पूछा जा रहा है। चौथा दिया गया, ब्लैक बोर्ड पर बहुत कार्य करना चाहिए। जब बच्चा देख ही नहीं सकता या फिर उसकी नज़र कमजोर है, दृष्टिबाधित है, तो फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख करके आप उसको और टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो उसे देख ही नहीं पाएगा। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बहुत से दृश्य प्रदर्शन करने चाहिए। दृश्य यानी कि जो देखने लायक हैं, जो दिखाई देने वाले हैं। तो बच्चा देख नहीं सकता है तो कितने भी दृश्य प्रदर्शन कर लीजिए वो उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके समावेशन में हेल्प नहीं करेगा। ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला दिया गया, बहुत से सूक्ष्म मुद्रण संसाधनों का प्रयोग करके। मान लीजिए कोई दृष्टि बाधित जिसकी नज़र कमजोर है, तो जब उसको बहुत छोटे छोटे प्रिंटिंग वाले आर्टिकल देंगे तो जाहिर सी बात है वो उसको पढ़ने में अनुकूलन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता है। तो उसके लिए बड़े अगर बड़े प्रिंट वाले अगर फॉन्ट वाले उसको चीज़ें उपलब्ध कराई जाती, आर्टिकल उपलब्ध कराई जाती, तो उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता था। लेकिन बच्चा तो एक तो वैसे ही नज़र उसकी कमज़ोर है या फिर देख ही नहीं सकता, और ऊपर से आप उसको और छोटे छोटे फॉन्ट में प्रिंट आर्टिकल दे रहे हैं, तो वो बच्चा उसको पढ़ नहीं पाएगा। ये इसके लिए निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने में अवसर मिले। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बच्चा देख नहीं सकता लेकिन उसकी कान ठीक है, जो कुछ भी हम कम्युनिकेट करेंगे वो चीज़ों को सुन करके समझ पाएगा कल्पना के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त होगी। अधिगम विकार यानी कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया में से कोई भी एक अधिगम विकार कुछ भी हो सकता है बालक में, तो उनके लिए उनको सीखने के लिए कौन सी संस्कृति उपयुक्त होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, सख्त पाठ्यचर्या का पालन करना। सख्त यानी कि बिल्कुल रिजिड करिकुलम की बात की जा रही है। मतलब कि बच्चा अगर एक विधि से नहीं सीख पा रहा है, पढ़ने में अगर अक्षमता है, डिसलेक्सिया है, तो आप उसको अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे चीज़ों को समझाने के क्रम में। आपने देखा होगा तारे जमीन पर एक मूवी आई थी जिसमें बच्चा बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा था, तो ये क्या था, ये डिसलेक्सिया पर आधारित वो मूवी था। यानी कि उसमें जब किस प्रकार से अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तब वो चीज़ों को धीरे धीरे समझ पाता है। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि सख्त पाठ्यचर्या, मतलब एक ही विधि से पढ़ाने की बात कर रहा है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा एक विधि से नहीं समझ पा रहा है तो क्यों बार बार उसी सख्त विधि का प्रयोग करना। दूसरा अल्टरनेट प्रोसेस जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है उसका उपयोग करना चाहिए। और ये सख्त यानी कि बिल्कुल रिजिड होने की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, त्रुटियां और गलतियों के लिए असहनशीलता रखना। यानी कि बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है या फिर त्रुटि कर रहा है तो आप उसको डांट रहे हैं या फिर उसको एक तरीके से उसके प्रति सहनशील नहीं है, उस गलती को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये विकल्प निगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया गया कि बच्चे गलतियों के भी माध्यम से सीख रहे होते हैं, क्योंकि उस गलती भले ही बच्चे ने प्रयास किया लेकिन प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। अगर वो असफल हो भी गया है तो अगली बार जब वो काम कर रहा होगा तो कम से कम उसके व्यवहार में परिवर्तन हो चुका कि इस विधि का प्रयोग अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि पिछली बार मुझे इस विधि के प्रयोग के माध्यम से सफलता नहीं मिली थी। यही उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन तो हुआ पॉजिटिव। और अधिगम क्या परिभाषा यही कहता है कि जब भी बच्चा प्रयास के माध्यम से
उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे अधिगम कहते हैं। यानी बच्चा असफल हुआ था, त्रुटि किया था, गलती किया था, बावजूद इसके उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यानी बच्चा गलतियों के माध्यम से सीख रहा होता है। तो इसके प्रति सहनशील होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर कुछ गलती कर दिया तो आप उसको बिल्कुल एकदम डांटने पर आ जाइए। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मानकीकृत आकलन निश्चित करना, यह भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। मानकीकृत मतलब कि स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, जहां पर भी स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट की बात होगी वो हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम विकार, अधिगम अक्षमता से जूझ रहे बालक हैं। तो हो सकता है कि एक बालक जो डिस्लेक्सिया से जूझ रहा है, दूसरा बालक जो डिस्ग्राफिया से जूझ रहा हो सकता है, तीसरा बालक डिस्कैल्कुलिया से जूझ रहा हो सकता है। यानी कि सबकी समस्या अलग अलग है, तो सबको एक मानक पर कैसे तोला जा सकता है, इस वजह से ये निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना। जाहिर सी बात है, जब एक विधि के माध्यम से बच्चा इसमें अंतर नहीं कर पा रहा था बी और डी में, तो किसी दूसरी विधि के माध्यम से बच्चे को बताइए। एक प्रश्न को सॉल्व करने के 50 तरीके हो सकते हैं, तो नए नए क्रिएटिव तरीके लाइए ताकि बच्चा भी कंफर्टेबली उसको एक्सेप्ट कर पाए, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर पाए। यानी कि अलग अलग शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों को अपनाना चाहिए। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है। प्रतिभाशाली बच्चों की बात की जा रही है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा। यानी कि जो बच्चा चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए हमेशा उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तत्पर रहे, तो निश्चित तौर पर यह प्रतिभाशाली बच्चे का उदाहरण है। ठीक है, ये उत्तर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा। तो ये विकल्प निगेटिव है। यानी कि देखिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, बाहरी प्रेरणा का मतलब कि कोई बालक इनाम की इच्छा बार बार कर रहा है कि मुझे इनाम दीजिए तब मैं ये काम करूंगा। यानी कि वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, वो इनाम की लालच में वो काम कर रहा है। और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो खुद से रुचि लेकर के इंटरनली मोटिवेटेड होकर के काम करते हैं, ना कि बाहरी प्रेरणा का इंतजार करते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मौलिक सोच द्वारा। मौलिक सोच यानी क्रिएटिविटी की बात की जा रही है, तो ये विकल्प बिल्कुल होगा, प्रतिभाशाली बालक क्रिएटिव होते हैं। चौथा देखिए, बहुत साधनों की क्षमता द्वारा। बहुत साधनों की क्षमता द्वारा, समाधानों की क्षमता द्वारा। यानी कि एक प्रॉब्लम अगर आपने बच्चे को दिया, उस प्रॉब्लम का बच्चे ने अल्टरनेट 2-3 विधि बता दिया, यानी बहुत सारे समाधान उसके पास है। तो जब उसके पास बहुत सारे समाधान की क्षमता है तब वो बच्चा प्रतिभाशाली होगा, यानी वो बच्चा क्रिएटिव भी है। यानी कि हमारा उत्तर क्या बना, 1, 3 और 4 वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 और 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है। यानी निगेटिव सेंस में हमें पूछा जा रहा है कि किससे बचना चाहिए। ठीक है, चौथा विकल्प दिया गया है, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिए थे, जिसमें बताया था कि बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे से इंटरेक्शन करके बच्चे सीखते हैं। यानी कि सामाजिक संदर्भ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके प्रति टीचर जब संवेदनशील हो रहा है और उसके बारे में विचार कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ये बच्चों के अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करेगा। यानी ये विकल्प पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना। अब देखिए, समावेशी कक्षा है जिसमें प्रत्येक बालक अलग अलग शारीरिक अक्षमता या फिर अधिगम विकार से जूझ रहा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जब सबकी रिक्वायरमेंट अलग है तो सबका मूल्यांकन करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 3 में विविध प्रकार के तरीकों को अपनाने की बात कर रहा था, यानी ये भी पॉजिटिव हो गया। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, जाहिर सी बात है उसके लिए उसी प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, और जो बच्चा थोड़ा कम सीख पा रहा है तो उसके लिए थोड़ा आसान देना चाहिए, क्योंकि उसको अगर आप चुनौतीपूर्ण दे देंगे, जो सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसमें रुचि धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। यानी कि उसका जो मानसिक स्तर है उसको ध्यान में रख करके बच्चे को चुनौतीपूर्ण वाला चीज़ देना होगा। यानी कि अधिगम गति, किस हिसाब से बच्चे सीख रहे हैं, इसको ध्यान में रख करके विद्यार्थियों को कार्य सौंपने चाहिए। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। अब यहां पर जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको काले स्टार, यानी कि उनको एक तरीके से ये दंड के स्वरूप काला स्टार दिए जाने की बात की जा रही है, दंड के स्वरूप। तो जब बच्चा एक तरीके से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था और उसको और आप और ज़्यादा दंड दे रहे हैं, तो इससे बच्चे का रुचि खत्म होगा, इंटरनल मोटिवेशन खत्म होगा, और धीरे धीरे वो बच्चा अधिगम के लिए प्रेरित ही नहीं रहेगा। इस वजह से ये हानिकारक है और इससे हमें बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या
कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, नहीं, सहज ज्ञान चिंतन व्यक्तिपरक और अवैज्ञानिक है। तो ये विकल्प नेगेटिव है। सहज मतलब कि जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हैं, और इसको अवैज्ञानिक बोला जा रहा है, इसलिए ये नेगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को सही उत्तर बता देना चाहिए। तुरंत सही उत्तर बताने की बात कर रहा है, यानी बच्चे से कोई प्रश्न पूछा गया और बच्चे ने उसका उत्तर गलत दिया तो तुरंत उसका उत्तर सही करने की बात की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले बच्चे के द्वारा उत्तर गलत क्यों बताया गया, इसका विश्लेषण करना आवश्यक है एज ए टीचर आपको, ताकि आपको कम से कम ये पता चल पाए कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। क्योंकि हो सकता है बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में ही ना आया हो गलत शिक्षण विधि अपनाने की वजह से, और इसके दौरान इस वजह से वो बच्चा बार बार गलती कर रहा हो। तो यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट था कि तुरंत गलती को ना सुधार करके पहले बच्चे का विश्लेषण किया जाए कि बच्चा आखिर गलती बार बार क्यों कर रहा है। तो अगर उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर से कॉन्सेप्ट समझा करके फिर उसके बाद से गलती उसके संज्ञान में ला करके तब करेक्ट करना चाहिए, ना कि तुरंत करेक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि तुरंत अगर आप करेंगे तो भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना बार बार रहेगी। ठीक है, तो ये भी विकल्प नेगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, नहीं, सहज ज्ञान केवल कल्पना और उससे अलग ही रखना चाहिए। केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ही, ये सभी वर्ड नेगेटिव है। जहां पर भी दिख जाए आपको तुरंत विकल्प को काट देना है अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। ये प्रश्न पॉजिटिव सेंस में था और ये केवल की वजह से नेगेटिव हो गया, इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, अब आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बात कर लेता हूं। हाँ, बच्चों को सहज ज्ञान और अनुमान उनके संज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा उसका रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। चलिए जल्दी से पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। जाहिर सी बात है, जो बच्चे पहले से जान रहे हैं, जो उनका अनुभव है, पूर्व अनुभव को आधार बनाते हुए नई शिक्षा जब बच्चे को दी जाती है तो वो उसके लिए अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा तर्क देखिए क्या कहा जा रहा है, अधिगमकर्ताओं को उन्हें दी गई सामग्री या फिर क्रियाकलाप के आधार पर उनके मौजूदा विचार यानी कि उनका अनुभव, उनका पूर्व अनुभव, उनका ज्ञान को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से ज्ञान की संरचना करते हैं। तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। और चूंकि यही बात मैं कह रहा था कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको नई शिक्षा सीखने में मदद करता है, और इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। और जो आर है यानी जो रीजन है, जो तर्क है, वो सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर 1 की, कि क्यों बच्चे के पूर्व अनुभव को आधार बनाया जाता है। क्योंकि पूर्व अनुभव जो है वो नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है और सक्रिय रूप से ज्ञान की संरचना करने में मदद करता है। तो दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है एक ही, ये वाला विकल्प इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और किस तरीके से नहीं सीखते हैं। ध्यान से समझिएगा। पहले हमसे पूछा गया कि किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, तो पहला वाला जो है पहले इस पर विचार कर लेते हैं। पहला दिया गया है वर्तुलाकार, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, मैं इस पर स्टार लगा रहा हूं आगे के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। दूसरा दिया गया है एक रेखीय यानी कि मान लीजिए ये बच्चे का प्रयास है और ये अधिगम है। तो ऐसा नहीं होता कि बच्चा बार बार प्रयास करे और बिल्कुल अधिगम ये एक रेखीय से सरल रेखा प्राप्त हो। ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि एक रेखीय कभी भी इस प्रकार से ग्राफ नहीं होगा। क्योंकि बच्चा जब प्रयास कर रहा होता है, कई बार वो प्रयास में करने के बावजूद भी नहीं सीख रहा होता है, यानी असफल हो जाता है। तो ये जो होता है ये वर्तुलाकार होता है, ना कि एक रेखीय होता है। तो एक रेखीय होने की वजह से ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यांत्रिकतावादी यानी कि यांत्रिक यानी मशीन की तरफ बात कर दी जा रही है। तो बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करता है अपने अनुभव के माध्यम से, ना कि मशीनों की तरह। तो यहां पर मशीन वर्ड आने की वजह से यह विकल्प नेगेटिव हो गया, यांत्रिक नहीं होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए निर्देशात्मक यानी कि जिस प्रकार से टीचर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं और उस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये विकल्प नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 को फॉलो करते हैं, जिसमें यह बताया गया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए स्वयं सक्रिय होते हैं। वो ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि ज्ञान के निर्माण करता है। और निर्देशात्मक तब होता है जब बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता होते हैं। तो यह भी विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बच्चे वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। ये वाला विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए
प्रेरक वातावरण देना है, मोटिवेटेड इन्वायरमेंट देना है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा कर देनी चाहिए। संज्ञानात्मक पहलू क्या, यानी कि जो बच्चे को अधिगम कराना है, जो बच्चे के संज्ञान में लाना है, उसको उसकी उपेक्षा करने की बात की जा रही है, इग्नोर करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। यहां तक तो पॉजिटिव था कि विद्यार्थी की भावनाओं को सम्मान करना है, उसको ध्यान में रखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विद्यार्थी की भावनाओं को केवल आप ध्यान में रखें और संज्ञानात्मक पहलुओं को छोड़ दें। तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, अब यहां पर उसके उल्टे कहा जा रहा है, और विद्यार्थियों की भावनाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। तो देखिए, विद्यार्थी की भावना भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा दुखी मुद्रा में और आप लगे पड़े हैं कि नहीं मुझे ये कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाना ही है। जब बच्चा फोकस ही नहीं कर पा रहा तो आप कितना भी प्रयास कर लेंगे एज ए टीचर, बच्चा एक तरीके से उसमें पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएगा। इसीलिए आपको बीएड डीएलएड के कोर्स में संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास भी पढ़ाया जाता है कि बच्चे का जो संवेग है, जो उसके इमोशंस हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, वो किस प्रकार से उसको सीखने में प्रभावित करती हैं। अगर बच्चा खुशी की मुद्रा में तो उसका पूरा फोकस अधिगम पर होगा, और अगर बच्चा दुखी मुद्रा में तो उसका पूरा फोकस उस दुख के कारण पर होगा, ना कि आपके अधिगम के प्रयास पर होगा। इस वजह से यह विकल्प कहना कि उसकी भावनाओं को इग्नोर कर देना चाहिए, यह विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में कोई संबंध नहीं है। तो यह विकल्प नेगेटिव है, क्योंकि पूरी तरीके से जो बच्चे का इमोशन होता है वो उसके सीखने को प्रभावित करता है, और यहां पर क्या कहा जा रहा था कि कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। तो यह विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, मान लीजिए कोई खुशी की मुद्रा में तो उसका पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा, और पढ़ाई पर होने की वजह से वो संज्ञानात्मक तौर पर विकास कर रहा होगा। लेकिन मान लीजिए कोई दुखी की मुद्रा में, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है किसी कारण को लेकर के, तो उसका पूरा फोकस उस दुख के कारण पर होगा, और उसकी वजह से वो अच्छे तरीके से अधिगम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो संज्ञानात्मक पहलू और भावनात्मक पहलू दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनली प्रभावित करते हैं। यही विकल्प 3 में कह रहा था, और यही बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में किसके स्थान पर किसके लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि असफलता स्वीकारना के स्थान पर असफलता ना होने देना चाहिए। तो यहां पर देखिए, कहा जा रहा है कि असफलता को स्वीकार करने के स्थान पर असफलता ना होने देना चाहिए, यानी कि असफलता से भागने की बात की जा रही है। तो यह विकल्प नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है कि बच्चे सहज रूप में जब प्रयास करेंगे तो वो गलती करेंगे ही करेंगे, बच्चे असफल होंगे ही होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल बच्चों की असफलता को रोक लें। यानी कि बच्चा जब प्रयास करेगा तो कोई ना कोई ऐसा गतिविधि होगा जिसमें बच्चा असफल होगा, और वो असफल यानी गलतियों के माध्यम से भी सीख रहा होता है। यानी कि असफलता को हम रोक नहीं सकते हैं। यह विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, असफलता ना होने देने और असफलता स्वीकारने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यह भी विकल्प नेगेटिव है कि असफलता ना होने देने के स्थान पर, यानी कि उसको फेल ना होने देने के स्थान पर असफलता को स्वीकारना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा अगर असफल हो रहा है तो बार बार आप उसको कहें कि चलो कोई बात नहीं, आप फेल हो गए, कोई बात नहीं। असफलता को स्वीकार करना है, लेकिन उसको सफलता के लिए मोटिवेट भी करना है। मान लीजिए बच्चा परीक्षा नहीं पास कर पा रहा है, तो आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, परीक्षा में फेल हो गए, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार करना। ऐसे बोलना चाहिए ना, कि आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि अरे परीक्षा में फेल हो गए, चलो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। आप उसको मोटिवेट भी तो करेंगे कि अगली बार के लिए मेहनत करो। यानी कि ये कह रहा है कि केवल असफलता को स्वीकार करना चाहिए, उसके आगे की बात नहीं कर रहा था। इस वजह से ये विकल्प नेगेटिव हो गया। तीसरा पहला विकल्प देखिए, पहला विकल्प कहा जा रहा है अवबोध यानी कि ज्ञान के स्थान पर उपलब्धि के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो उपलब्धि यानी कि रिजल्ट की बात की जा रही है, और अवबोध यानी कि समझ की बात की जा रही है, संज्ञान की बात की जा रही है। तो हमें यह कहा जा रहा है कि बच्चों को रिजल्ट के लिए प्रेरित करना चाहिए कि तुम अच्छे नंबर लाओ, ये सब चीज़ें के लिए कहा जा रहा है। तो ये विकल्प नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को केवल नंबर्स के लिए प्रेरित किया जाएगा तो वो चीज़ों को रटने लगेगा, सीखने पर फोकस नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये नेगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब उपलब्धि के स्थान पर, यानी कि आप केवल नंबर के लिए उसको उपलब्धि के लिए, अचीवमेंट के लिए, पास फेल के लिए, पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है बच्चे को सिखाना, यानी कि सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां यानी कि गलतियां क्या इंगित करती हैं। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक समझ, यानी कि अगर कोई बच्चा गलती किया है और ग्रुप में 4-5 बच्चे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो बच्चा गलती कर रहा है वो 4-5 बच्चों की तुलना में कमजोर है,
इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वो बाकी के जो 4-5 बच्चे हैं वो प्रयास ही नहीं कर रहे हो, और जब प्रयास करेंगे नहीं तब त्रुटि होगी नहीं। यानी कि हम केवल गलतियों के आधार पर संज्ञानात्मक क्षमता का निर्धारण नहीं कर सकते किसी के भी बच्चे की। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे गलतियों के भी माध्यम से सीखते हैं और गलती होगा ही होगा, ये सहज प्रक्रिया है। अगर बच्चा प्रयास कर रहा है तो गलती होगा ही होगा। तो ये विकल्प कहना कि अगर गलती कर रहा है तो उसमें संज्ञानात्मक क्षमता कम है, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों का निरुत्साह क्योंकि सीखना पूरी तरीके से बाहरी इनाम पर निर्भर करता है। बाहरी इनाम यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात की जा रही है। ये बाहरी इनाम जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनसे बोल करके देखिएगा कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसकी आयु 2 से 3 साल 4 साल होगी, जिसपे अभी नैतिकता नहीं आई है। जब आप उसको बोलेंगे कि बेटा पानी ला दो, वो नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे बेटा पानी ला दो, मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, वो तुरंत भाग करके जाएगा और चॉकलेट के लालच में आपको पानी ला करके देगा। यहां पर चॉकलेट क्या था? बाहरी इनाम था। लेकिन कभी ना कभी तो एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जब उस बच्चे का चॉकलेट से मन भर जाएगा, और उसके बाद जब आप बोलेंगे कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, तब वो पानी भी नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट के लालच में ला रहा था, और उस लालच को अब उसका मन भर चुका है, उस चॉकलेट से उसका मन भर चुका है, तो अब उसको कोई लालच नहीं रहा, और इसलिए अब वो आपका भी काम नहीं करेगा। यानी कि जो बाहरी इनाम होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और ये अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक्सटर्नल मोटिवेशन कम महत्वपूर्ण होता है, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो ये कहना कि पूरी तरीके से बाहरी इनाम पर निर्भर होता है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ पूरी तरीके से, एकमात्र, केवल, यही, ये जितने भी वर्ड होते हैं आपको आगे पढ़ना ही नहीं था। पूरी तरीके से अगर आपने देख लिया तो केवल एक पक्ष की ये बात करता है, इस वजह से ये निगेटिव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर निरुत्साह यानी कि हतोत्साहित करने की बात की गई थी, तो यहाँ पर 3-3 आपको निगेटिव वर्ड्स दिख गए। चलिए तीसरे विकल्प की बात करेंगे। वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता। तो कहा जा रहा है कि वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में, यानी कि कोई भी वयस्क उनको सीधे तौर पर निर्देश नहीं दे रहे हैं, अभाव है उसका, में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता। यानी कि अगर कोई बड़ा आदमी कोई उसको निर्देश नहीं दे रहा है तो बच्चा सीख नहीं सकता है। तो ये विकल्प थोड़ा सा निगेटिव है, संकुचित होने की वजह से। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने परिवेश में जो कुछ भी देख रहा है वो बच्चा देख करके अवलोकन के माध्यम से उसको कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त हो रहा है, और बच्चे का अनुभव यानी उसका पूर्व ज्ञान, यानी बच्चा अवलोकन करके भी, भले ही कोई उसको बता नहीं रहा है, बावजूद इसके प्रकृति में देख करके वो चीज़ों को सीख रहा होता है। तो इस वजह से ये कहना कि अगर बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, वयस्क कोई उसको निर्देश नहीं दे रहा है, तो बच्चा सीख नहीं सकता, अक्षमता है ये, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यार्थियों के सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते, ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, और यही इसका सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का वर्णन उनके वर्णन से मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए पहला दिया गया कलन विधि। तो कलन विधि क्या होता है? देखिए, एक समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम विधि, यानी कि जो एक तरीके से फ्लो चार्ट होता है, एक समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं उसकी बात करता है कलन विधि। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, स्वानुभाविक शोध प्रणाली। तो शोध प्रणाली क्या होता है? सही उत्तर प्राप्त करने के लिए एक सामान्य नीति। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि स्वभाव की बात की गई थी। स्वभाव एक नीति की बात करता है, एक सामान्य नीति की बात करता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से देखिए तुल्य रूपता। तो तुल्य रूपता यानी कि तुलना करने की बात की जा रही है, यानी कि देखिए मिलती जुलती समस्याओं के बीच समाधानों में ध्यान रखना। और अंत में कहा जा रहा है कि उपाय अंत विश्लेषण। तो इसका क्या हो जाएगा? एक ही बचा, एक समस्या को उपलक्ष्यों में विभाजित करना और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हासिल करना। यानी कि एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में बांट देना और उसके बाद से छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसको मिला करके बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की जाती है इसमें। ठीक है, तो हमारा विकल्प क्या बना? देखिए पहले 2, फिर 4, फिर 1 और अंत में 3। 2, 4, 1, 3 दिए गए विकल्प में देखिए किसमें दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, 2, 4, 1, 3, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉजिटिव सेंस में हमसे पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथा विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक है। विद्यालय तो पर्यावरणीय कारक में आ सकता है, लेकिन उम्र जो है वो बच्चे का व्यक्तिगत कारक है। ठीक है,
किसी एक बच्चे का कोई भी उम्र होगा तो उससे दूसरा बच्चा प्रभावित नहीं होगा। देखिए पर्यावरणीय कारक क्या होता है कि जो कि अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे के लिए एक इन्वायरमेंट हो। अब मान लीजिए विद्यालय है तो 50 बच्चों के लिए एक ही विद्यालय कॉमन है, लेकिन एक पर्टिकुलर बच्चे की उम्र अगर मान लीजिए 5 साल है तो इस बच्चे की उम्र के 5 साल से दूसरा बच्चा प्रभावित नहीं हो रहा होगा। यानी कि विद्यालय से तो अन्य बच्चे प्रभावित हो रहे होंगे, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक बच्चे से दूसरा अन्य बच्चा प्रभावित नहीं हो रहा होगा। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके वजह से दूसरा कोई प्रभावित नहीं होता तो वो व्यक्तिगत कारक हो जाता है। इस वजह से उम्र यहां पर व्यक्तिगत कारक है, ना कि पर्यावरणीय कारक। और विकल्प क्या कह रहा था कि पर्यावरणीय कारक है, इस वजह से निगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक है। रुचि फिर से मैं बता रहा हूं कि आपके रुचि से दूसरे व्यक्ति प्रभावित नहीं होते हैं, इस वजह से ये व्यक्तिगत कारक हो गया, ना कि पर्यावरणीय कारक है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षाई शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक है। अवधान यानी बच्चे का ध्यान की बात की जा रही है, और कक्षाई शिक्षा शास्त्र यानी कि टीचर के द्वारा जो पैडागोजी अपनाई गई है, यानी शिक्षण विधि जो अपनाई गई है, वो बात की जा रही है। तो टीचर के द्वारा जो शिक्षण विधि अपनाई गई है वो व्यक्तिगत नहीं है, वो बच्चे का व्यक्तिगत नहीं है, अपना पर्सनल नहीं है, वो पूरे विद्यालय के लिए वही शिक्षण विधि टीचर के द्वारा अपनाई जा रही होगी। तो ये पर्यावरण का कारक होगा, पर्यावरणीय कारक है, ना कि व्यक्तिगत कारक है, क्योंकि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। ठीक है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैडागोजी अपनाई जा रही है टीचर के द्वारा वो व्यक्तिगत नहीं होगा, वो पर्यावरणीय कारक है। इस वजह से ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट की बात की जा रही है और अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड की बात की जा रही है, दोनों व्यक्तिगत कारक है। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों बच्चे का अपना स्वयं का है, यानी इंटरेस्ट भी बच्चे का होगा और उसका एटीट्यूड भी व्यक्तिगत होगा, दोनों व्यक्तिगत कारक है। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान, यानी कि सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य की बात की जा रही है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है। प्रसारित यानी कि कन्वे करने की बात की जा रही है, इंफॉर्मेशन को बस एक तरीके से देने की बात की जा रही है। तो आज हम लोग रचनावाद की बात करते हैं, जिसमें बालक अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से। वो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रिसीव नहीं करता है, वो प्राप्त करता नहीं है, बल्कि सूचना का निर्माण करता है। और ये यहाँ पर प्रसारित करने की बात की जा रही थी, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग करने की बात की जा रही थी। तो केवल ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, जिस प्रकार से आप रेडियो पर इंफॉर्मेशन को सुन रहे होते हैं और सुन करके रिसीव कर रहे होते हैं, उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि विद्यालय में भी कक्षा में टीचर इंफॉर्मेशन बता देगा और बच्चे सीख जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से। तो प्रसारित होने की वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है। आप अगर हड़बड़ी करेंगे सीटेट की परीक्षा में तो आपका ये विकल्प उत्तर प्रश्न गलत हो सकता है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जा सकता है, ये आपको लग रहा होगा पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप इसके जस्ट आगे वाला विकल्प पढ़ेंगे, शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संचरित होता है, तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात तो करते हैं, जिसमें बालक के केंद्र में स्वयं खोज करके चीजों को अपने ज्ञान की रचना कर रहा होगा, लेकिन वो खोज करने के लिए भी उनको कहीं ना कहीं से एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होगा टीचर के द्वारा, टीचर उनको ऑब्जर्व कर रहा होगा। क्योंकि विद्यालय में ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा रहता है कि विद्यालय केवल बच्चे ही स्वतंत्र रूप से सीख रहे होते तो फिर विद्यालय जाने की आवश्यकता क्या पड़ती, वो घर पर भी स्वतंत्र रूप से सीख सकते थे। लेकिन एक कम से कम उनको देखने वाला, उनको अवलोकन करने वाला कोई तो हो, जो कम से कम ये बताए कि बच्चा अगर कुछ खुद से भी करके सीख रहा है तो कहीं गलत रिजल्ट पे तो नहीं पहुंच जा रहा है। कोई अगर केमिस्ट्री का प्रयोगशाला में कुछ इस प्रकार की खोज कर रहा है तो कहीं कुछ धमाका वमाका तो नहीं कर देगा। यानी कि वो चीज़ें देखना जरूरी है टीचर के तौर पर कि बच्चा कहीं किसी गलत रिजल्ट पे तो नहीं पहुंच जा रहा है खुद करके सीखने से भी। इस वजह से ये थोड़ा संकुचित है और ये ज़्यादा ब्रॉड सेंस में है। यानी कि यहाँ पर देखिए, तीसरे विकल्प में भी बच्चा और टीचर खुद एक्टिव हैं और चीज़ों को कर करके सीख रहे हैं, क्योंकि शिक्षिका यहाँ पर मदद कर रही है, उसको डोमिनेट नहीं कर रही है। इस वजह से विकल्प नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। चौथा देखिए, केवल वर्ड आ गया, अब आपको पढ़ना ही नहीं है, केवल पाठ्यपुस्तक द्वारा निर्देशित एवं निर्धारित होता है। केवल एकमात्र एक ही, यही ये जितने भी वर्ड होते हैं हमेशा निगेटिव होते हैं। अब आपको ये काट देना है, ठीक है। यानी कि एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।